हेलो एवरीवन, बीकॉम पार्ट फर्स्ट ईयर बिजनेस लॉ के इस क्लास में आज से फिर से आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने एप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट के बारे में बात की थी। मैंने एप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट क्या होता है, भुगतानों का नियोजन हम किसे कहते हैं, और एप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट की प्रॉब्लम कब क्रिएट होती है उसके बारे में बताया था। आज हम इस क्लास में टुडे वी आर going to study about the provisions regarding appropriation of payments. एप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट्स को लेकर के इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में सेक्शन 59 टू 61 में कुछ प्रोविजंस बताए गए हैं। तकरीबन 6 to 7 पॉइंट्स इसमें मेंशन किए गए हैं, जिसमें हमें एप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट किस तरह से क्रेडिटर और डेटर दोनों करते हैं, कौन कौन से मोड को वो यूज करते हैं उसके बारे में बताया गया है। और इसके साथ ही ये भी बताया है कि डेब्ट के साथ साथ जब इंटरेस्ट भी ड्यू होता है तो सबसे पहले एडजस्टमेंट किसका होगा, इंटरेस्ट का होगा या प्रिंसिपल अमाउंट का होगा। इसी के साथ साथ यदि किसी पर्सन का पर्सनल अकाउंट और ट्रस्ट का अकाउंट दोनों एक ही अकाउंट में है, यानी एक ही अकाउंट से दोनों काम वो करता है, तो उस समय डिपॉजिट अमाउंट और विड्रॉल अमाउंट किस तरह से एडजस्ट की जाएंगी उसके बारे में भी बताया गया है। तो आज इस वीडियो में हम प्रोविजंस रिगार्डिंग एप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट्स के बारे में बात करेंगे, जो सेक्शन 59 टू 61 हमें बताया गया है। इसमें वी टेक नंबर 1 पॉइंट, एक्सप्रेस इंडिकेशन और अंडर सर्कमस्टांसेस। सबसे पहले स्पष्ट निर्देश या परिस्थिति के अनुसार समायोजन। जो हिंदी वाले स्टूडेंट हैं वो ध्यान दें, एक्सप्रेस इंडिकेशन स्लैश अंडर सर्कमस्टांसेस यानी स्पष्ट निर्देश या परिस्थिति के अनुसार समायोजन। एक्सप्रेस का मतलब ये होता है कि जो आप कहना चाहते हैं वह बिल्कुल क्लियर कह देते हैं। तो यहाँ पर कहना किसका, जो पेमेंट भेजेगा, यानी डेटर अपने क्रेडिटर के पास जब कोई एक अमाउंट भेजता है तो उस अमाउंट के साथ वह उसे कुछ इंडिकेशन भी देता है या उसे कुछ डायरेक्शंस भी देता है कि मैंने जो आपको अमाउंट भेजा है वह किस लोन के अगेंस्ट आपको एडजस्ट करना है, या सर्कमस्टांसेस इस तरीके की है जो अपने आप ही ये उसे बताती है कि ये जो पैसा उसके पास आया है वह किस लोन के लिए हो सकता है। सर्कमस्टांसेस का मतलब ये, मान लीजिए किसी लोन की ड्यू डेट आज ही है, सपोज दैट 5 lakhs का कोई लोन है किसी डेटर का, उसकी ड्यू डेट आज है और वो 5 lakhs रुपये भेज देता है, तो सर्कमस्टांसेस क्या कहती है कि ये जो 5 lakhs का एडजस्टमेंट है यह उसी लोन के लिए है जिसका ड्यू डेट आज है। अदरवाइज वह यदि उसके सेवरल डेब्ट्स हैं, एक अमाउंट वो भेजता है तो उसके साथ वह उसे इंडिकेशन भी देता है कि आप इस अमाउंट का जो एप्रोप्रिएशन करेंगे या एडजस्टमेंट करेंगे पर्टिकुलर किसी एक लोन के लिए करेंगे या किस लोन के लिए उसने वो अमाउंट भेजा है। तो वहां पर क्रेडिटर टोटली फ्री हो जाता है, क्योंकि अब उसे सोचने की जरूरत नहीं है, उसे ऑलरेडी इंडिकेशंस मिल चुके हैं कि उसे एप्रोप्रिएशन किस तरीके से करना है। तो पहला जो प्रोविजन हमारा रहेगा वो एक्सप्रेस इंडिकेशन और अंडर सर्कमस्टांसेस का रहेगा, अंडर सेक्शन 59 का रहेगा। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। सेकेंड पॉइंट, अकॉर्डिंग टू द डिस्क्रेशन ऑफ क्रेडिटर। यहां तो इंडिकेशन किसने दिया था, डेटर ने इंडिकेशन दिया था। जब उसने अमाउंट भेजा तब उसने इंडिकेशन दिया, और यहां पर जो डिस्क्रेशन की बात हम कर रहे हैं वो डिस्क्रेशन किसका है, क्रेडिटर का डिस्क्रेशन है। और क्रेडिटर अपनी इच्छा या हम यूं कहें कि अपनी समझ से काम तब करता है जब उसे डेटर की तरफ से कोई इंडिकेशन नहीं मिलता है और न ही सर्कमस्टांसेस उसे कोई क्लू देती है कि ये जो अमाउंट उसे मिला है वह किस डेब्ट के अगेंस्ट वह एडजस्ट करने वाला है। तो यहाँ पर वह अपने डिस्क्रेशन यानी अपनी इच्छा से उस अमाउंट को एडजस्ट कर लेगा अकॉर्डिंग टू सेक्शन 60।
दो पॉइंट क्लियर हुए हमारे। पहले में डेटर खुद उसे इंडिकेशन देगा या सर्कमस्टांसेस के अकॉर्डिंग वह उसे अप्रोप्रिएट करेगा या एडजस्ट करेगा, और सेकंड पॉइंट में उसे कोई इंडिकेशन नहीं मिलता है तो वह अपने डिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग, अपनी इच्छा के अकॉर्डिंग उसे एडजस्टमेंट कर सकता है। तीसरा पॉइंट, पॉइंट नंबर थर्ड वन इज ऑर्डर ऑफ टाइम, समय के अनुसार नियोजन करना या समय क्रम में नियोजन करना। ऑर्डर ऑफ टाइम का मतलब समय क्रम में नियोजन करना, और समय क्रम का मतलब ये होता है, मान लीजिए 3 लोन है, लोन नंबर 1, 2 एंड 3। एक का ड्यू डेट जुलाई है, एक का अगस्त है और एक का दिसंबर है। तो यहाँ पर ऑर्डर ऑफ टाइम में समायोजन करने का मतलब होता है कि जिसकी ड्यू डेट सबसे पहले है, जिस लोन का अमाउंट पहले दिया जाना है, यानी जिसका रीपेमेंट पहले होना है वो पहले होगा, और जिसकी डेट बाद में है उसका बाद में होगा। ऐसा नहीं हो सकता है कि पहले दिसंबर वाले को या दिसंबर वाले को हम पे कर दें और जुलाई या अगस्त वाले को हम छोड़ दें, ऐसा नहीं हो सकता। तो कई बार जब डेटर उसे कोई इंडिकेशन नहीं देता और न ही वह अपनी समझ से काम करे तो वो सीधा सा एक प्रिंसिपल अप्लाई करता है कि वह अकॉर्डिंग टू टाइम, अकॉर्डिंग टू ऑर्डर ऑफ टाइम उनका एडजस्टमेंट कर देता है। उसे जितना भी अमाउंट मिलता है वह समय के अनुसार उसको एडजस्ट कर देता है। और इसमें एक रेफरेंस केस है एम रामनाथ वर्सेस चिरंजी लाल का, जिसमें ये कहा गया है, कोर्ट ने ये कहा है कि जब डेटर कुछ भी अपने डेब्ट्स के साथ नहीं कहता है, उसे कोई इंडिकेशन नहीं देता और क्रेडिटर भी अपनी इच्छा से कोई काम नहीं करता है, तो वहां पर जो भी एप्रोप्रिएशन होगा वह ऑर्डर ऑफ टाइम, अकॉर्डिंग टू टाइम होगा अंडर सेक्शन 61। यानी ऑर्डर ऑफ टाइम का जो एडजस्टमेंट है वो किसमें है? अंडर सेक्शन 61 में है, राइट। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 41 इज इन केस ऑफ करंट अकाउंट। इन केस ऑफ करंट अकाउंट का मतलब, जैसे मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि अकाउंट करंट होता क्या है। अकाउंट करंट वो अकाउंट होता है जिसमें कोई बिजनेसमैन अपनी क्रेडिट परचेज और सेल दोनों के बारे में डिटेल रखता है। मतलब जब किसी एक ही पर्सन से वह माल उधार भी खरीदता है और बेचता भी है, या हम यूं कहे वो उसे लोन देता भी है और उसे लोन लेता भी है, तो एक पूरा अकाउंट उसके लिए वो मैनेज करता है। तो वहां भी हमें वी शुड फॉलो सेक्शन 61, और वी ऑल नो द सेक्शन 61 सेज कि जब कुछ भी नहीं कहा जाएगा तो ऑर्डर ऑफ टाइम ही उसका एडजस्टमेंट किया जाएगा। मतलब ये कि अकाउंट करंट के केस में भी या चालू खाती के दिशा में भी हम टाइम के अकॉर्डिंग जो पैसा हमें मिला है उसका एडजस्टमेंट करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 4, इफ इंटरेस्ट इज ऑल्सो ड्यू ऑन डेब्ट। जब ब्याज भी देय होता है, ये तो जाहिर सी बात है, जब हमें कोई लोन देता है तो बिना ब्याज के तो कोई देता नहीं है। छोटे मोटे लोन की बात यदि हम छोड़ दें तो वो एक अलग बात है, लेकिन ब्याज तो हमें पे करना ही पड़ता है प्रिंसिपल अमाउंट के साथ में। तो जब ब्याज भी ड्यू है, मतलब प्रिंसिपल अमाउंट तो आपका देना ही है और उसके साथ ब्याज भी आपका ड्यू है, और डेटर की तरफ से जब कोई अमाउंट आता है तो वहां पर सबसे पहले फर्स्ट द अमाउंट विल बी एडजस्टेड against the interest and remaining amount will be adjusted against the principal amount। सबसे पहले ब्याज का अमाउंट एडजस्ट होगा और उसके बाद में प्रिंसिपल अमाउंट एडजस्ट होता है। इसमें जो रेफरेंस केस है आप चाहें तो अपने सॉल्यूशन में या आंसर में नोट कर सकते हैं। रूलिया देवी वर्सेस रघु प्रसाद का एक रेफरेंस केस है, आप इसमें लिख सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है इन केस ऑफ डिमांड फॉर पेमेंट ऑफ सेवरल डेब्ट्स। जब आपका क्रेडिटर एक साथ कई लोन जो आपने लिए हैं उनके डिमांड कर देता है कि मुझे मेरा पैसा तुरंत भेजिए, ऐसी सिचुएशन में
जो डेटर है वह आपको एक अमाउंट भेजता है, तो कई बार तो वो अमाउंट सारे लोन की होती है, तो वहाँ तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, जितना अमाउंट उन्होंने भेजा है और वो टोटल डेप्ट के बराबर है तो वो ऑल ओवर सेटलमेंट हो जाता है। लेकिन कई बार डेट्स आपके ज़्यादा हैं और आप पर्टिकुलर एक अमाउंट भेजते हैं जो सारे लोन्स के अगेंस्ट एडजस्ट नहीं हो सकती है। इस केस में वह क्या करेगा, प्रोपोर्शन में उसको सेट करेगा। प्रोपोर्शन का मतलब सपोज दैट 1 लाख, 2 लाख और 5 लाख का लोन है और मान लीजिए 4 लाख रुपए भेजा गया है। डेटर ने कितना भेजा है अमाउंट, 4 लाख रुपीज भेजे हैं, तो वो 1:2:5 के प्रोपोर्शन में इन तीनों लोन के अगेंस्ट उसका एडजस्टमेंट हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट, when there is only one account of any person himself and the trust। ऐसा कई बार होता है जब ट्रस्ट का खाता और एक पर्सन का खाता जो उस खाते को डील करता है वो एक ही होता है। आप समझ रहे हैं मेरी बात को, उसका खुद का पर्सनल अकाउंट भी वही होता है और ट्रस्ट का अकाउंट भी वही होता है। तो जब मिस एप्रोप्रिएशन की बात आती है, आई वांट टू से, जब फ्रॉडुलेंट इवेंट कोई होता है या किसी तरह का कोई कपट या गबन का मामला होता है, तो उस केस में सबसे पहले जो क्रेडिट अमाउंट है वह ट्रस्ट का माना जाएगा और जो विड्रॉल अमाउंट है वो किसका माना जाएगा, उस पर्सन का माना जाएगा जिसका खाता और ट्रस्ट का खाता एक ही है। तो ऐसा ट्रस्ट के इंटरेस्ट को सिक्योर करने के लिए किया जाता है। तो आज इस वीडियो में मैंने आपको सेक्शन 59 to 61 के बारे में बताया, जिसमें प्रोविजंस रिगार्डिंग एप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट्स के बारे में बताया गया है। एंड देयर आर 7 प्रोविजंस रिगार्डिंग एप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट। फर्स्ट, एक्सप्रेस इंडिकेशन, स्पष्ट सूचना के द्वारा। सेकंड, अकॉर्डिंग टू द डिस्क्रिप्शन ऑफ क्रेडिटर, लेनदार की अपनी इच्छा के अनुसार या स्वेच्छा के अनुसार। थर्ड, ऑर्डर ऑफ टाइम, समय के अनुसार नियोजन, जिसमें एक रेफरेंस केस भी मैंने आपको बताया है, एम रामनाथ वर्सेस चिरंजी लाल का। फोर्थ, इन केस ऑफ करंट अकाउंट, तो इन केस ऑफ करंट अकाउंट ठीक उसी तरह से डील होगा जैसे ऑर्डर ऑफ टाइम सेक्शन 61 के अकॉर्डिंग इसे डील किया जाएगा। इन इफ इंटरेस्ट इज ऑल्सो ड्यू, तो जो इंटरेस्ट ड्यू होता है तो सबसे पहले इंटरेस्ट के अगेंस्ट एडजस्टमेंट होगा और उसके बाद में प्रिंसिपल अमाउंट के अगेंस्ट एडजस्टमेंट होगा। नेक्स्ट, इन केस ऑफ डिमांड फॉर पेमेंट ऑफ सेवरल डेब्ट्स, तो इस केस में प्रोपोर्शन, जो भी डेब्ट का प्रोपोर्शंस है, जो सेवरल डेब्ट्स है उनको प्रोपोर्शनली हम एडजस्ट कर लेंगे जो अमाउंट हमें मिला है। और लास्ट, व्हेन देयर इज ओनली वन अकाउंट ऑफ एनी पर्सन हिमसेल्फ एंड द ट्रस्ट, जब ट्रस्ट और पर्सन का खाता एक ही है उस केस में क्रेडिट अमाउंट सबसे पहले ट्रस्ट का होगा, विड्रॉल अमाउंट सबसे पहले उस पर्टिकुलर पर्सन का होगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यदि ये क्वेश्चन आपको मिलता है तो आपको करना चाहिए। अच्छा वेटेज है 20 मार्क्स का और कंटेंट्स भी इतने ज़्यादा इसमें नहीं है और सिंपल से प्रोविजंस हैं। मैं ये सोचती हूँ आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये यदि नहीं आया है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं। थैंक यू।